नमस्कार दोस्तों। आज यूपीटेट 2018 में पूछे गए इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग। तो बिना किसी देरी के पहुंचते हैं क्वेश्चंस पर। एग्जाम कोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहीं पर हम लोग सारी तैयारी को लेकर चलेंगे, यूपीटेट, सीटेट एंड सुपरटेट। चलिए पहुँचते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? किस टाइप का एडजेक्टिव इस सेंटेंस में यूज किया गया है, ये हमें बताना है। दीज मैंगोज आर राइप। ये मैंगोज कैसे हैं? राइप हैं। तो ये जो इसमें एडजेक्टिव दिया है, सबसे पहले एडजेक्टिव है कौन सा? तो एडजेक्टिव है यहाँ पर दीज। ये है आपका एडजेक्टिव। और आपका जो मैंगोज है नाउन है, नाउन के लिए काम करता है एडजेक्टिव। तो दीज मैंगोज। अब ये दीज किस टाइप का एडजेक्टिव है ये आपको जानना है। तो ये जो दीज है ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमोन्स्ट्रेट करने का काम करता है। दीज मैंगोज, दीज बुक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डिमोन्स्ट्रेटिव। इसी तरीके से डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और भी होते हैं। दीज तो हो ही गया, दीज। इसी के साथ में आपका है दोज, दिस एंड दैट। ठीक है, ये कुछ आपके डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। दिस बुक, दैट वाई। ठीक, तो ये क्या करते हैं? यह किताब, वह कलम, इस तरीके से दिस, दैट, दिस, दोज। और एक शब्द और भी है सच। ये आपके कैसे हैं? ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। जब किसी नाउन से पहले आते हैं या किसी नाउन के लिए काम करते हैं तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको सही शब्द का चयन करना है। तो ही इंसिस्टेड। देखिए, इंसिस्टेड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन पूछा जाता है, आता है, जो कि है ऑन। ठीक, तो इंसिस्ट के बाद में हमेशा ऑन का यूज होता है। ही इंसिस्टेड ऑन सीइंग द डॉक्यूमेंट्स। वो इंसिस्ट करता रहा क्या? डॉक्यूमेंट देखने के लिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड लूज लॉन्ग हेल्प जेसी ओवेंस? जेसी ओवेंस और लूज लॉन्ग एक से संबंधित एक चैप्टर था। 12th तक के सिलेबस से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे लिटरेचर पार्ट से, तो वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया था ये। चलो डिस्कस कर लेंगे इसे भी। लूज लॉन्ग एक इसमें हेल्प करता है जेसी ओवेंस की। जेसी ओवेंस एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेता है, खासतौर पे कूदता है। ये कूद प्रतियोगिता होती है, खेल कूद में भाग लेता है। तो ये क्या करता है? अपने टारगेट तक पहुंच नहीं पाता है बहुत मेहनत के बावजूद भी। तो लूज लॉन्ग इससे हेल्प करता है। कहता है कि जहां से आपको कूदना होता है ना, जिस बोर्ड से आप छलांग लगाते हो, इससे फ्यू इंचेज पीछे ही आप एक निशान बना लो और यहीं से कूदो। जब यहाँ से कूदोगे और आप टारगेट तक पहुंच जाओगे, तो जब आप फाइनल किसी प्रतियोगिता में जाओगे तो आपको यहाँ से कूदना पड़ेगा। तो आप इससे 1-2 इंच और आगे ही निकल जाओगे। मीन्स आप हारने के चांस बिल्कुल आपके खत्म हो जाएंगे यार, यानी आप 100% श्योर हो जाएंगे। और इस टेक्निक से जेसी ओवेंस जीतता भी है इस प्रतियोगिता को। तो लूज लॉन्ग ने किस तरीके से हेल्प किया था? लूज लॉन्ग एडवाइज जेसी टू ड्रा अ लाइन फ्यू इंचेस बिहाइंड द बोर्ड। जो बोर्ड था जहां से छलांग लगाते थे उससे कुछ इंच पीछे से ही लाइन खींचनी थी। एंड एम एट मेकिंग हिज टेक ऑफ फ्रॉम देयर। और यहीं से कहा कि यहीं से टेक ऑफ किया करो। ठीक, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला है, मैन इज बोर्न अकॉर्डिंग टू एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो। एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो एक पोएट हैं और इनकी एक पोएम है अ साम ऑफ लाइफ, जो पहले सिलेबस में चलती थी। अ साम ऑफ लाइफ। साम ऑफ लाइफ जो पोएम है, इसमें एक लाइन है, आपको वो कंप्लीट करनी है। अधूरी लाइन यहाँ पे दी गई है, मैन इज बोर्न टू बी अप एंड डूइंग। ये बात याद करने की है ही नहीं, पोएम पढ़ेंगे तो देखने को आपको मिल जाएगी। उसमें लाइन है, मैन इज बोर्न टू बी अप एंड डूइंग। किसी भी मनुष्य का को जन्म इसलिए मिला है कि वो खड़ा हो और मेहनत करे, कुछ करे। ठीक, डूइंग। नेक्स्ट, complete the following sentence by choosing the correct option. No sooner did we go out on the road. No sooner did we go out on the road, it began to rain heavily. अभी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई थी, रोड पे निकले ही थे कि बारिश शुरू हो गई, भारी बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पे नो सूनर के साथ में एक स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखिएगा। नो सूनर जब भी कभी आता है तो इसके साथ में आगे चल करके हमेशा देन का प्रयोग होता है,
यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देन कभी नहीं आता है, जब एरर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे देन दिया होता है, तो आपको ध्यान रखना है। नो सूनर देन, नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड देन इट बिगन टू रेन हैवीली। क्लियर। नेक्स्ट, द करेक्ट फेमिनाइन ऑफ रैम, रैम होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे रैन नहीं है, ये है रैम। ठीक, करेक्ट फेमिनाइन ऑफ रैम। रैम क्या है, अब रैम का मीनिंग समझो, उसके बाद में इसका फेमिनाइन बता पाओगे। वैसे तो आप रैम ना पढ़ें, अगर इसे राम पढ़ें तो आप सीता लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। तो वो एक शब्द आपने सुना होगा शीप, शीप तो जानते हैं ना, बाबा बाबा ब्लैक शीप, तो शीप जो होती है भेड़। तो शीप जो शब्द है ये है आपका कॉमन जेंडर का, ये ध्यान रखिएगा। आपको लगेगा कि शीप भेड़ होती है तो ये तो फीमेल होगी, नहीं, ये कॉमन जेंडर है। भेड़ मेल को भी बोल सकते हैं और फीमेल को भी बोल सकते हैं, तो ये कॉमन जेंडर का शब्द हो गया। अब इसके लिए अलग से मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट है। अगर शीप, कोई शीप मेल है, मैस्कुलाइन जेंडर उसके लिए हो जाएगा रैम। ठीक, उसे रैम बोलेंगे अगर वो ही है तो। और अगर वो शी है यानी फीमेल है तो रैम का जो फेमिनाइन होता है वो होता है EWE यानी यू। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट फेमिनाइन ऑफ रैम इज यू। रैम मीन्स ही, शीप, और आपका जो होता है यू का मतलब होता है शी यानी फीमेल। क्लियर है। और केवल शीप आए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है केवल शीप आपका कॉमन जेंडर का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन के साथ में इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। योर इज बेस्ट पोएट्री, देखिए योर तो हो नहीं सकता क्योंकि योर है एडजेक्टिव, तो बाई ओ यू आर, योर के साथ में सीधे वर्ब तो आ नहीं जाएगी क्योंकि एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, एडजेक्टिव के साथ में नाउन होना चाहिए। ठीक है, तो इसे कर सकते हैं योर स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, योर स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। ये ऐसे तो हो सकता, तो योर के साथ में नाउन आ गया, अब ये बात सही हो गई, ये नाउन हो गया आपका और ये आपका हो गया एडजेक्टिव। तो योर स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे योर इज के बाद, इज से पहले ठीक पहले योर आ ही नहीं सकता क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या है यहाँ पे देखो, योर के बाद में एस भी नहीं आता है। अगर हमें आपका, तुम्हारा, मेरा इस तरीके से कहना पड़ेगा तो हम योर नहीं बोल देंगे, योर स्टोरी, योर पेन, योर बुक, तो ऐसे बोल देंगे। तो यहाँ पे एस आई एस की जरूरत ही नहीं। अगर एस आई एस लगाया भी जाता है तो फिर वो बन जाता है पजेसिव प्रोनाउन। कैसा बन जाता है, योर में अगर एस आई एस लगा भी दिए तो वो बन जाता है पजेसिव प्रोनाउन। और अगर प्रोनाउन है तो फिर उसमें एस की, इस एपोस्ट्रॉफी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पजेसिव प्रोनाउन अगर लिखते हैं यू का तो होता है योर्स, और इसमें कोई भी कहीं पर एपोस्ट्रॉफी ना यहाँ कहीं पर भी किसी एपोस्ट्रॉफी की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो योर्स आपका ये पजेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, योर्स इज बेस्ट स्टोरी, आपकी जो स्टोरी है बहुत अच्छी है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म आपको चूज करना, यानी इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, वो डायरेक्ट सेंटेंस है, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। रवि सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, रवि सेड टू हिज फ्रेंड यू मस्ट वर्क हार्ड, जरूरी है तुम्हें वर्क हार्ड करना। देखिए क्या है, रवि ने एडवाइस दी होगी, अगर फ्रेंड को कहता है कि भाई मेहनत कर लो तो फ्रेंड को एडवाइस ही देते हैं। रवि एडवाइज हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड। और दूसरी चीज ये है कि वर्क हार्ड जब दिया है कि मेहनत करो भाई मेहनत करो, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो जाता है, आदेशात्मक वाक्य हो जाता है। ओपन द डोर, वर्क हार्ड। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, ये सभी आपके इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो रवि सेड टू हिज फ्रेंड, इसका जो भी हो, रवि आस्क्ड हिज फ्रेंड हो या रवि एडवाइज्ड हिज फ्रेंड हो, लेकिन इंपरेटिव को दैट से नहीं टू से जोड़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो रवि एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी उस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, सी ऑप्शन। अगला, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हर मदर टू अपॉन दिस ओकेजन फेल्ट अ प्लीजिंग डिस्ट्रेस।
अब इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच सर्च करना है, यानी इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, अलंकार कौन सा है। तो आपको फिगर ऑफ स्पीच भी पढ़ के जाना है। अगर आप यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, हर मदर टू, उसकी माँ भी, अपॉन दिस ओकेजन, उसकी माँ ने भी इस अवसर पर, फेल्ट प्लीजिंग डिस्ट्रेस, एक प्लीजिंग का मतलब सुखद, डिस्ट्रेस का मतलब कष्ट, परेशानी। तो सुखद कैसे हो सकता है, कोई परेशानी या पीड़ा, एक तरफ तो पॉजिटिव वर्ड है और ठीक उसका अपोजिट भी पास में लिखा है। तो जब दो अपोजिट मीनिंग वाले शब्द पास पास यूज हुए हों तो उसे कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। ठीक, इसे हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। ठीक, तो ऑक्सीमोरॉन आपका अलंकार यहाँ पे हो जाएगा, यानी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरॉन। पर्सनिफिकेशन है नहीं, हाइपरबोल भी नहीं है, सिमिली भी नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का मतलब होता है कमजोरी, और कमजोरी ये खास तौर पे कौन सी वाली होती है, फ्रेलिटी जो कमजोरी होती है आदत की कमजोरी होती है। जैसे कोई भी काम के लिए आपको मना किया जा रहा है बार बार, लेकिन नहीं आप वही करेंगे, तो ये क्या है, ये फ्रेलिटी है। तो फ्रेलिटी का क्या पूछता है, ऑपोजिट पूछता है, इसका विलोम क्या हो जाएगा, कमजोरी का जो आपका फ्रेलिटी का स्ट्रेंथ हो जाएगा, वो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप जो कह देते हैं करते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ कल से ये काम नहीं होगा लेकिन नेक्स्ट दिन से उसी तरीके से काम हो रहा है। तो स्ट्रेंथ, फ्रेलिटी कमजोरी, स्ट्रेंथ इसका क्या हो जाएगा, मजबूती। ठीक है, दृढ़ता। डिडैक्टिक पोएट्री मीन्स, डिडैक्टिक पोएट्री के प्रकार होते हैं, उसमें एक डिडैक्टिक पोएट्री होती है। और डिडैक्टिक पोएट्री किसे कहते हैं, पोएट्री विच इंस्पायर्स, जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है, पोएट्री विच प्लीजेज, जो हमें अच्छी लगती है, पोएट्री विच टीचेज, जो हमें शिक्षा देती है, पोएट्री विच इन्फॉर्म्स, जो हमें सूचना देती है। तो डिडैक्टिक पोएट्री उसे कहते हैं जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, एक सीख मिलती है, एक मोरल मिलती है, यानी टीचिंग, टीचेज, पोएट्री विच टीचेज, हमें कुछ सिखाती है, उस पोएट्री को हम डिडैक्टिक पोएट्री कहते हैं। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर हियर। फिर इन द ब्लैंक विद द सुइटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। सुइटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, आइदर मुन्नी आर चुन्नी, आइदर मुन्नी आर चुन्नी, लास्ट हर पेन। अब देखिए ऐसा कभी स्ट्रक्चर हो, आइदर आर, इसी तरीके से नाइदर, ठीक है, नॉर। तो ऐसे जब स्ट्रक्चर हो, ना आइदर आर नाइदर नॉर, तो इसमें चाहे ये मुन्नी हो या चाहे चुन्नी हो, चाहे यहाँ पे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको ये ध्यान रखना है, आइदर मुन्नी आर चुन्नी। तो यहाँ पे हमें कैसा लगाना है, आपको सिंगुलर वर्ब ही लगाने, यानी आइदर मुन्नी आर चुन्नी, हैज लास्ट हर पेन, हैज। ठीक, क्योंकि मुन्नी और चुन्नी यहाँ पे दोनों ही सिंगुलर हैं, तो आपको ध्यान रखना आइदर मुन्नी आर चुन्नी, लास्ट हर पेन, हैज लास्ट हर पेन। या तो मुन्नी ने या फिर चुन्नी ने अपना पेन खो दिया। हैव आ नहीं सकता, विल हैव हैड का कोई भी कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पर। पॉइंट आउट द वर्ड दैट हैज बीन रॉन्गली यूज्ड इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में कोई शब्द जो गलत तरीके से यूज हुआ है उसे हमें पॉइंट आउट करना है। देखते हैं, इफ यू लूज योर पासपोर्ट, अगर आप अपना पासपोर्ट खो देते हैं इन अ फॉरेन कंट्री, कहीं विदेश में, इट विल अफेक्ट यू बैडली, तो ये इससे आप गलत तरीके से प्रभावित होंगे। तो ये क्या है, यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ तक तो सही है, इट विल, ये सेंटेंस दूसरा है, इट विल इफेक्ट यू, इट विल है यानी ये सब, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आनी चाहिए मेन वर्ब, और मेन वर्ब कभी नाउन हो नहीं सकता। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट यहाँ पे वर्ब नहीं है और हमें चाहिए वर्ब। इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, और हमें चाहिए यहाँ पे प्रभावित करने के सेंस में, तो उसके लिए जो शब्द है वो है अफेक्ट। ध्यान रखिएगा, अफेक्ट जो है ये वर्ब का काम करेगा और इफेक्ट नाउन का काम करता है। तो इफेक्ट का मतलब प्रभाव और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना, प्रभावित करना, ये ध्यान रखना है। तो इफेक्ट वाले ये एरर है, बी ऑप्शन, यानी इफेक्ट शब्द जो दिया गया है वो गलत है। इसे इफेक्ट ना होकर के क्या होना चाहिए, अफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा अफेक्ट, तब ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा।
और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। पोएट्री टीचिंग शुड बी बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ, पोएट्री टीचिंग का जो उद्देश्य होता है ये कैसा प्रोसेस ऑफ जॉय, आनंदपूर्ण होनी चाहिए, मजेदार तरीके से पोएट्री पढ़ी जाए तभी कुछ उससे क्लियर होता है। तो पोएट्री का उद्देश्य ही होता है जॉय, या इस तरीके से हम कह सकते हैं। और पोएट्री को एप्रिसिएट किया जाता है, पोएट्री को रीड नहीं किया जाता, पोएट्री को सिंग नहीं किया जाता, पोएट्री को एप्रिसिएट किया जाता है। क्योंकि पोएट्री क्या है, एक तरीके की ब्यूटी है, एक तरीके का एस्थेटिसिज्म है। तो पोएट्री जॉय इसका उद्देश्य होता है, एक प्रोसेस ऑफ जॉय होनी चाहिए। पोएट्री इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा बी, जॉय। नेक्स्ट है व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल्स, दो प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हैं, देखिएगा समझ लीजिएगा कि एल, एस, आर और डब्ल्यू चार बेसिक स्किल्स हैं लैंग्वेज की। लिसनिंग हो जाएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग, और ये आपका राइटिंग। ठीक है, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसमें से दो कोई भी स्किल जो प्रोडक्टिव है। और प्रोडक्टिव स्किल उसी कहते हैं जिससे कुछ एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। स्पीकिंग पहला तो हो गया, लिसनिंग से तो गेन करते हैं, कुछ अपने आप को इनपुट मिलता है, लेकिन जो आउटपुट वाली होती हैं, जिनसे कुछ चीजें बाहर निकलती हैं जो हमारे माइंड में है, दिमाग में है, तो वो स्पीकिंग से होता है और राइटिंग से होता है। स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, कुछ अपने विचारों को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम उन्हें लिख करके प्रोड्यूस करते हैं। तो इसीलिए स्पीकिंग और राइटिंग जो है ये आपका कैसा हो जाएगा, ये प्रोडक्टिव स्किल्स बोली जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लिंग्विस्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ, लिंग्विस्टिक्स में क्या अध्ययन करते हैं, भाषाओं का अध्ययन करते हैं। डायरेक्ट मेथड है नहीं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है नहीं, साउंड नहीं, ह्यूमन लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं लिंग्विस्टिक्स में। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विथ डिफिकल्टीज इन, डिसलेक्सिया से जो डिफिकल्टीज होती हैं वो रीडिंग में होती है। हमारी रीडिंग से संबंधित प्रॉब्लम अगर होती है तो उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक, ये कुछ लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, उसी का एक प्रकार है डिसलेक्सिया, जिससे हमें रीडिंग में बाधा उत्पन्न रहती है, बाधा बनी रहती है, सारी चीज़ों को सही से रीड नहीं कर पाते हैं। द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग इज, रैपिड रीडिंग जब हम करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या होता है, बार बार एक बार कोई चीज़ पढ़ ली उसे फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं, तो रैपिड तरीके से। फॉर इंटरेस्ट नहीं, मजे से तो ये काम नहीं करेंगे। एक्सटेंडेड रीडिंग का भी नहीं है। फॉर स्पेसिफिक डिटेल, हम स्पेसिफिक डिटेल ढूंढना चाहते हैं, उसमें हमें और कुछ जानने को मिल जाए, और कुछ जानने को मिल जाए, तो ऐसा लगने लगता है। तो इसका जो रैपिड रीडिंग का उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर बी। सीकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई जरूरी नहीं हम किसी को सूचना चाहते हो, हम उसको और ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार चाहते हैं, तो डिटेल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द गैंगेस सिंबलाइज, एक चैप्टर था आपका द गंगा जिसे जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, वहां से क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू गंगा किसे सिंबलाइज करती है, गंगा किसका सिंबल है। इट इज अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये भारत के सदियों पुराने कल्चर और सिविलाइजेशन का सिंबल है क्या, गंगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट डैमेज द क्रॉप इन लेंचोज फील्ड, देखो ये लेंचो यानी अ लेटर टू गॉड से पूछ लिया गया है कि लेंचो की फसल कैसे डैमेज हो गई थी, क्या वजह थी, तो हेल स्टोन्स इसका आंसर है, ओले पड़े थे। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज लोरेंजो ऑर्डर व्हेन ही लर्न्स दैट पोर्सिया इज ऑन हर वे टू बेलमोंट, लोरेंजो ने क्या ऑर्डर किया था, क्या कहा था, किस बात का ऑर्डर दिया था। व्हेन ही लर्न्स, जब उसे पता चलता है दैट पोर्सिया इज ऑन हर वे टू बेलमोंट, की पोर्सिया बेलमोंट की तरफ बढ़ रही है, तो लोरेंजो ने कहा था म्यूजिक, म्यूजिक हो जाए थोड़ा। ठीक, तो लोरेंजो ने म्यूजिक के लिए आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है इन कोर्ट हाउ डज एंटोनियो रिएक्ट, कोर्ट में एंटोनियो ने कैसे रिएक्शन दिया था साइलॉक के इंसिस्टेंस पे, जब साइलॉक इस बात पर इंसिस्ट कर रहा था। देखिए पहले अभी एक सेंटेंस था इंसिस्ट, और इंसिस्ट के साथ हमने बताया था हमेशा ऑन आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। देखो इंसिस्ट से ही वर्ब एक नाउन बना इंसिस्टेंस, और उसके बाद में भी ऑन का ही यूज होगा। तो इंसिस्ट का कोई भी
रूप हो उसके साथ हमेशा ऑन आता है, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। तो एंटोनियो का रिएक्शन क्या था जब साइलॉक ने इंसिस्ट किया था, जब साइलॉक ने जोर दिया था कलेक्टिंग हिज पाउंड ऑफ फ्लैश, ठीक है, जब उससे कहा था कि अपने शरीर से आप 1 पाउंड फ्लैश देंगे, मांस देंगे, अगर पैसा नहीं समय पे चुका पाए तो इस बात से एंटोनियो कैसे पेश आया था, कैसे डील किया था एंटोनियो ने उसे। ही वाउज दैट ही विल मीट शाइलॉक्स हेट्रेड विथ पेशेंस, उसने कसम खा रखे थे कि हम शाइलॉक के जो हेट्रेड है, शाइलॉक इतना नफरत करता है, इतना गुस्से में है, तो हम उससे बहुत ही पेशेंस के साथ पेश आएंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लोरेंजोज प्लान, लोरेंजो देखो ये जो क्वेश्चंस हैं, पिछले 2-3 क्वेश्चन है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ड्रामा चलता था आपका इंटर में पहले, तो उस प्ले से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, तो अगर आपने पढ़े होंगे तो समझ में आएंगे, नहीं तो आपको ऐसा लगता होगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस से कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है तो पूछे गए तो हम लोग को डिस्कस कर लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लोरेंजो प्लान, लोरेंजो भी एक कैरेक्टर है उस प्ले में, मर्चेंट ऑफ वेनिस में। लोरेंजो का प्लान था हाउ विल जेसिका एस्केप फ्रॉम हर फादर्स हाउस, तो लोरेंजो ने एक प्लान बनाया था कि जेसिका को अपने पिताजी के घर से बाहर निकालना है। वो कैसे इसने किया था, क्या प्लान था इसका, तो इसने प्लान दिया था शी विल डिस्गाइज हरसेल्फ, कि जेसिका क्या करे, अपने आप को डिस्गाइज कर ले, अपना भेष बदल ले, डिस्गाइज कर ले एज लोरेंजोज टॉर्च बियरर, और लोरेंजो का टॉर्च बियरर बन जाए, एंड स्लिप आउट अनडिटेच्ड, और वो उसने ऐसा किया और स्लिप आउट अनडिटेच्ड और निकल गई बिना किसी के जाने, बिना किसी के पकड़े, यानी अनडिटेच्ड, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। हाउ डज शाइलॉक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डिमांड, शाइलॉक ने शुरुआत में अपनी डिमांड को किस तरीके से डिस्क्राइब किया। शाइलॉक शुरुआत में बहुत गुस्से था एंटोनियो और वेसेनियो पर। फॉर अ पाउंड ऑफ फ्लैश टू वेसेनियो एंड एंटोनियो, तो इसने बदले की भावना से शुरुआत में ये बात शर्त की थी कि अगर समय पे पैसा नहीं दे पाया तो हम 1 पाउंड मांस आपके शरीर से कटवा लेंगे। तो ये क्या था, ये बदले की भावना से शाइलॉक ने ऐसा किया था, एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिवेंज, ठीक, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। रिवेंज का मतलब बदले के भाव से कहा था उसने ऐसा। व्हाट रीजन डज एंटोनियो गिव फॉर बीइंग सैड, एंटोनियो ने क्या रीजन बताया था बीइंग सैड इन द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले, जैसे प्ले की शुरुआत होती है तो एंटोनियो दुखी होता है, तो उसने अपने दुखी होने का कारण क्या बताया था। ही स्टैंड टू लूज अ फॉर्च्यून in his present business venture, he owes a fantastic sum of money to Shylock, he give no reason, बिल्कुल सही ऑप्शन है कि उसने कोई रीजन नहीं बताया था, शुरुआत में उसने कोई भी रीजन नहीं बताया था शुरुआती सीन में, तो ऑप्शन सी सही है। अगला, whom does बेसेनियो एग्री, बेसेनियो किस बात को लेकर एग्री हो गया, टू ब्रिंग विथ हिम टू बेलमोंट, किसे अपने साथ बेलमोंट लाने के लिए बेसेनियो एग्री हो गया, तो ये ग्रेशियानो को अपने साथ बेलमोंट लाने के लिए एग्री हो गया था, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सभी जो भी ये तो एक पहली बात तो ये है कि एक इटालियन प्ले है, तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, इनके नाम तो ऐसे ही होते हैं, इंग्लिश लिटरेचर हो या जो भी हो। तो आपको ध्यान रखना है बेसेनियो, ग्रेशियानो, ये सभी क्या है, मर्चेंट ऑफ वेनिस के कैरेक्टर हैं, और बेसेनियो किसे लाने के लिए एग्री हो गया था, ग्रेशियानो को, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द एरर इन द फॉलोइंग इनकरेक्ट सेंटेंस, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसमें कोई एरर है, उसे पॉइंट आउट करना है। आई कैन लर्न पोएम्स, हम पोएम्स पढ़ सकते हैं, मोर इजी देन स्पीचेज, जो स्पीच होते हैं उनसे ज़्यादा आसानी से हम पोएम्स पढ़ लेते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे दिया गया है मोर इजी, मोर इजी तो गलत होता है भाई, क्योंकि ये प्रॉब्लम है एडजेक्टिव चैप्टर से। एडजेक्टिव में हम लोग डिग्रीज पढ़ते हैं, पॉजिटिव डिग्री होती है एक, आपने पढ़ा होगा, फिर होती है आपकी कॉम्परेटिव डिग्री होती है, फिर होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक, तो पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव। तो इसी तरीके से इजी जो शब्द है इसकी इजी और कंपैरेटिव होती है इजियर, और सुपरलेटिव होती है इजीएस्ट, ठीक, इजी, इजियर, इजीएस्ट। तो हम मोर तो उनके साथ लगाते हैं जहां पर हम इस तरीके से ई आर या ई एस टी लगा करके नहीं बना सकते हैं, ठीक,
तो मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटीफुल, वहां पर तो ठीक है, लेकिन इजी का तो बन सकता है ना। तो यहाँ पे होना चाहिए मोर इजी, नहीं, यहाँ पे होना चाहिए आई कैन लर्न पोएम्स इजियर देन स्पीचेस। ठीक है, इजियर देन स्पीचेस मतलब हम स्पीच की अपेक्षा पोएम्स को ज़्यादा आसानी से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। ऐसे सेंटेंस को पॉइंट आउट करो जो एक्टिव वॉइस में दिखे। वाई डोंट यू हैव योर आईज टेस्टेड। देखो योर आईज टेस्टेड है, यहाँ पे क्या दिया है, आप अपनी आंखों को टेस्ट क्यों नहीं करा लेते। तो टेस्ट क्यों नहीं करा लेते, टेस्ट कराने के सेंस में आईज टेस्टेड आपका क्या हो जाएगा, ये पैसिव सेंटेंस होगा। दिस नोटिस हैज बीन अल्टर्ड, हैज बीन अल्टर्ड, ठीक, बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये भी पैसिव हो जाएगा। वॉइस कुड नॉट हैव डन ऑल दिस डैमेज, वॉइस ये डैमेज कर ही नहीं सकते, ये एक्टिव वॉइस है। स्टेप हैड बीन कट, देखो हैड बीन कट, तो ये भी आपका पैसिव हो जाएगा। एक्टिव का मतलब सिंपल सेंटेंस की तरह लिखा होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और बी का रूप भी है, तो वो चीज़ें ना हो तो हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द करेक्ट वर्ड टू ब्रिंग आउट द मीनिंग इन द सेंटेंस। करेक्ट वर्ड यहाँ से छांटिएगा जिससे कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाए। वुमेन हैव ऑलवेज ड्रेस्ड, वुमेन हमेशा ड्रेस्ड करती हैं, मतलब अपने आप को सजाती हैं, संवारती हैं, किस लिए, टू डिसफिगर, डिसफिगर कैसे कर लेंगे, शो दिखाने के लिए, ऐसा भी खैर नहीं माना जाता है। एक्सिबिट कैमोफ्लेज होता है, कुछ छुपाने के लिए, कुछ हाइड करने के लिए, कुछ बदलने के लिए, ठीक है। कैमोफ्लेज का मतलब होता है कुछ अलग और दिखाना कुछ अलग, ठीक, हाइड करना या थोड़ा सा बदलाव कर लेना। वुमेन हैव ऑलवेज ड्रेस्ड टू कैमोफ्लेज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैमोफ्लेज, फिगर फ्लाज, फिगर फ्लाज का मतलब फिगर से संबंधित जो फ्लाज हैं, जो कमियां हैं, उन्हें छुपाने के लिए जो विमेन होती हैं वो क्या करती हैं, ड्रेस करती हैं, मतलब अपने आप को सजाती हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सेंटेंस का सेंस ये था। पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कौन सा है, वुड यू लाइक टू कम विथ अस, दे सेड, उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे। दे आस्क्ड मी टू गो विथ देम, दे आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू कम विथ देम, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका, कि ही दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, इफ आई वुड लाइक टू कम विथ देम, ये एकदम लिटरली इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, 30 क्वेश्चन थे, डिस्कस हो गए, और आज के लिए इतना ही है। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल से जुड़े रहें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब कर लें, और जो पहले से वीडियोज अपलोड हैं उन्हें भी देखें और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।